वेलकम टू द इंडियन तमाशा। ये एक पॉडकास्ट चैनल है जो आप लोगों को सपोर्ट करना है। एंड बिफोर वी गेट स्टार्टेड, दिस पॉडकास्ट इज टोटली स्पॉन्सर्ड बाय एल्डोना शॉप। आज के हमारे गेस्ट हैं पुलकित शुक्ला। ये एक इमर्जिंग फेमस टीवी एंकर हैं, न्यूज़ टीवी एंकर। एंड इनके साथ काफ़ी सारी बातें करेंगे और जानेंगे जो हमारे न्यूज़ को लेकर के, एंकर्स को लेकर के जो मिथ्स होती हैं, जो फॉल्स एक्यूजेशंस वगैरह लगते रहते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो आज वो सारी बातें यहाँ पे क्लियर होंगी। तो कैसे हैं पुलकित जी? मैं बहुत बढ़िया आयुष जी, आप बताइए आप कैसे हैं? ऑल गुड ऑल गुड। तो कैसी चल रही है जिंदगी? बस आपके जैसे आपने अपने शो का नाम बताया इंडियन तमाशा, तो हर इंडियंस की जिंदगी एक तमाशा है। जिंदगी को बेहतर बनाने की मशक्कत में हर कोई लगा हुआ है। फिलहाल तो देखिए, नाम रखने का भी पर्पस यही था कि जिंदगी एक तमाशा है, तो तमाशे को क्यों ना दिखाया जाए, बिल्कुल, क्यों छुपा के रखा जाए। और इंडियन के अंदर सबसे बड़ी खास बात यह है कि जब कहीं तमाशा होता है तो 10 लोग रुक के देखते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो ये देखिए, काफी ना एक अच्छी चीज लगी कि मैं ये काम शुरू कर रहा हूँ और आप मेरे यहाँ के पहले गेस्ट हैं। एपिसोड नंबर 1, गेस्ट नंबर 1 एंड पुलकित शुक्ला इज आवर फेमस टीवी एंकर। ये इट्स माय प्लेजर आयुष भाई कि आपने इतना सम्मान दिया और मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके पॉडकास्ट पर आ सकूं और अपने व्यूज मैं आपके साथ शेयर करूं और अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा पहला सवाल जी, जर्नलिज्म में चाय की क्या अहमियत है? देखिए बिल्कुल, चाय एक ऐसी चीज है, ना केवल जर्नलिज्म, मैं तो कहता हूँ हर सेक्टर में उसकी अहमियत की कोई कहानी ही नहीं है। यानी कि एक चीज होती है जिसका हम गुणगान नहीं कर सकते, जिसको कोई लिमिट्स में बांध नहीं सकते। चाय एक ऐसी चीज है, आपको कोई भी ब्रेक चाहिए, चाय, कैसा भी ब्रेक हो, चाय, चाहे आप कैसा भी फंक्शन हो, कैसी भी मोमेंट आप सेलिब्रेट कर रहे हो, तो उसमें चाय चाहिए होती है। दिन भर के तमाम स्ट्रेस के बाद जब आप घर लौटते हैं तो सोचते हैं यार एक कप चाय अदरक वाली मिल जाए तो वाह क्या स्वाद आ जाए। न केवल बात कर रहे हैं हम, अभी सिर्फ चाय की बात कर रहे हैं, मेरे दिमाग में वो चीजें चलने लग गई हैं। अगर एक कप चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। इसमें करवाते हैं, प्रोडक्शन को बोलते हैं कि चाय का इंतजाम किया जाए। ठीक है। देखो, बिफोर वी गेट स्टार्टेड, ये तो एक फनी पार्ट हो गया जी। आजकल यार गोदी मीडिया ही बहुत चल रहा है। ये एक्चुअल में मतलब मैं ये जानता हूँ कि टीवी एंकर से बेटर ना इस चीज को कोई नहीं, मतलब ना समझा सकता ना कोई बता सकता। ये गोदी मीडिया एक्चुअल में है क्या? मतलब कि केंद्र में है सरकार, इस चक्कर में न्यूज उसके पल्ले पे पड़ती है तो गोदी मीडिया चल रहा है, कि या फिर ऑपोजिशन पार्टीज का इस प्रोपागेंडा इस तरीके से क्रिएट हो रखा है कि ये बस गोदी मीडिया की आवाज लगाए जा रही है। अजय भाई देखिए, ये डिपेंड करता है उन लोगों पर जो लोग इस चीज को डिफाइन कर रहे हैं या जो लोग इस टैग को मीडिया को देना चाह रहे हैं। सबसे पहले उन लोगों से मेरा यही सवाल है कि आपको परेशानी क्या है। अगर आपने ये सवाल पूछा है तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपने ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आपने कितने चैनल देखे, न्यूज को कैसे डिस्क्राइब किया, कैसे डिस्क्रिमिनेट किया, कि आपको किस बिहाफ पे लगा कि जो आज के न्यूज मीडिया है या फिर जो हमारा मीडिया दिखा रहा है वो गोदी मीडिया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। आपके फादर हैं, हम छोटे होते हैं, अपने फादर से डिमांड करते हैं हमें ये चीज चाहिए, फादर फुलफिल करते हैं उस चीज को। फादर ने 1 बार फुलफिल किया, 2 बार फुलफिल किया, 3 बार फुलफिल किया। अब अगर 10 बार हमने वो चीज डिमांड की, 10 बार फादर ने फुलफिल की, 11वीं बार वो फुलफिल नहीं कर पाए, तो क्या आप अपने फादर को बॉयकॉट कर देंगे? नहीं यार, बिल्कुल नहीं। बाप तो बाप होता है। बिल्कुल। तो मीडिया को अपनी भूमिका पता है। देखने का जो नजरिया है लोगों का, कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ हमारे फेवर की चीजें दिखाए मीडिया तो मीडिया सही है। अब हाल फिलहाल का एग्जांपल हम मणिपुर का लेते हैं। मणिपुर की जो घटना आई उसने पूरे देश को हिला के रख दिया। बिल्कुल। ऐसी तस्वीरों की हम हमेशा निंदा करते हैं और सभी व्यूअर्स से भी कहना चाहूंगा कि अगर इस तरह की कोई वीडियोस आपके पास आती हैं तो उसको सर्कुलेट करने से पहले, सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड करने से पहले सोचिए कि वो चीज सर्कुलेट करने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जो उस वीडियो में कंटेंट दिखाया जा रहा है या जो उस वीडियो में कैरेक्टर दिखाए जा रहे हैं, अगर वो फॉरवर्ड होगा तो उसका क्या इंपैक्ट होगा। सिर्फ गोदी मीडिया कहने से गोदी मीडिया पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती। जब आप उसको गोदी मीडिया कह रहे हैं तो वहां पर आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आप कहने पे मजबूर क्यों हुए हैं। तो अगर जो मैं एग्जांपल दे रहा था मणिपुर वायलेंस वीडियो का, जो मणिपुर से जो वीडियो निकल कर सामने आई, क्या उसको मीडिया ने नहीं दिखाया? क्या उस सब मेन स्ट्रीम मीडिया ने उस पर सवाल नहीं पूछे सरकार से या मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा? सारी चीजें हुई, लेकिन इट्स अप टू अस कि हम उस चीज को देखना किस तरह से चाहते हैं और किस तरह से लोग देखते हैं। कुछ एक कम्युनिटी है जो चाहती है कि चीजें सिर्फ हमारे अकॉर्डिंग चले, अगर उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है तो वो गोदी मीडिया है। दैट्स इट। मतलब
अभी ना परसों तरसों की बात है कि मैं और मेरा फ्रेंड हम एक टॉपिक पे बात कर रहे थे, तो हमने यूट्यूब सर्फ कर रहे थे, तो अचानक से ना हमने वो वाली मतलब ऐसे न्यूज़ में आ गया। मैंने देखी नहीं थी ना, मेरे को पता था टू बी ऑनेस्ट। उसने बताया, वो बाई चांस देखी, भाई मन दहल गया मेरा जी। अब मीडिया ने दिखाया तो सही एटलीस्ट, तो हम गोदी मीडिया क्यों बोलेंगे? मोदी तो बिल्कुल नहीं चाहेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई अपने देश की बखिया क्यों बिखरवाना चाहेगा इंटरनेशनली? बिल्कुल। वो तो चाहेंगे ही नहीं कि भाई ऐसी कोई न्यूज़ बाहर खबर आए, देश में पता चले, फिर विदेश में जाएगी। यही एक मेन कारण है जिस वजह से ये सवाल किया गया, गोदी मीडिया क्यों बोला गया, जिसका आपने बहुत तरीके से जवाब दे दिया। मेरे को काफी ठीक लगा कि भाई पिता वाला जो एक आया ना, ये काफी बेटर आया कि बाप से क्या रिश्ता खत्म कर लोगे अगर ये सब चीजें हो गई तो। और आयुष भाई, ये भी चीज है कि लोग गोदी मीडिया कहते हैं। एक तरफ आप सारा दिन गाली भी बक रहे हो, एक दिन आप देखना भी बंद नहीं कर रहे हो। अगर इतनी नफरत है तो आप देखो मत, लेकिन आप देखोगे भी, आपको इन्फॉर्म भी वही गोदी मीडिया ही कर रहा है जिसको आप डिनोट कर रहे हो गोदी मीडिया है। हाँ। आपको इन्फॉर्म भी वही कर रहा है, आपको डिबेट्स में पार्टिसिपेट भी वही करना है, आप डिबेट्स देख भी रहे हो, उसी की सारी इंफॉर्मेशन देख रहे हो। सबसे पहले ब्रेकिंग आपको कहां मिलती है? आपको टीवी चैनल्स पे मिलती है। देश में कोई भी घटना घटती है उसके एक एक अपडेट आपको कहां मिलता है? टीवी चैनल्स पे मिलता है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो वो गोदी मीडिया कैसे हो गया? और मैं उन लोगों से जानना चाहता हूं कि गोदी मीडिया क्या सिर्फ टीवी चैनल्स है, या प्रिंट मीडिया भी है, या सोशल मीडिया भी है, या फिर अपने स्वार्थ के अनुसार उन लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि ये एक चीजें हैं जो गोदी मीडिया है, बाकी चीजें रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर गुड? जैसे आपने अभी एक बात बोली कि देखो मत, अब सेम मैं न्यूज एंकर के हिसाब पे ही आता हूँ जी। एक आप मेरे से ज़्यादा बेहतर समझते हैं, मैंने न्यूज़ चलाई उस टाइम पे फ्लड सीजन पूरा हो गया था नॉर्थ इंडिया में। वो फ्लड सीजन ही था कि पूरे सीजन में ही फ्लड हो गया वहाँ पे, जो एक रेनी सीजन आता है। मेरा ना मेन ये है कि उस चैनल ने, आपने कहा कि देखो मत, अगर वो चैनल ही मुझे इस तरीके से दिखा रहा है तो बंदा इरिटेट तो होगा, सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं भाई, मेरे हुए थे एक्चुअल में, कि उधर उत्तराखंड में बाढ़ आ गई है, मंडी में बाढ़ आ गई है, सब तबाह हो गया है, और एक चैनल जो है अपने एंकर को हाथ में छतरी पकड़ा करके ग्रीन स्क्रीन में यहाँ से वहाँ भगा रहा था जी। मतलब ये मुस्कुराहट इसलिए आई हम दोनों की क्योंकि जो भी हम गए हैं ना उसमें देखे, फ्लैशबैक में गए हैं, बहुत दुख हुआ था मेरे को एक्चुअल में कि ये क्या दिखा रहे हैं भाई। वहां पे घर उजड़ गए हैं लोगों के, लोग बर्बाद हो गए हैं, धंधा खत्म हो गया लोगों का, और वो इस तरीके से फनी मूवमेंट कर करके दिखा रहे हैं कि है आग लग गई, ये हो गया, मकान टूट गए, ये हो गया, ऐसे हो गया, इतनी तेज रफ्तार। यार हंसी उड़ा रहे हो आप लोग उनकी। देखिए आयुष भाई, एक चीज मैं आपको करेक्ट कर दूं, क्या मतलब ये क्या टीआरपी के लिए ही किया गया या फिर क्या है ये यार? बदतमीजी। आपने जिक्र किया उत्तराखंड फ्लड का, उत्तराखंड का वो नहीं था, वो बिपरजॉय तूफान आ रहा था इंडिया के अंदर, जो कि वेस्टर्न साइड्स को हिट करने वाला था। ठीक है। और बिपरजॉय तूफान को लेकर जिस तरह से साइंटिस्ट और मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी कर रखी थी, जो अनुमान जताए गए थे कि बहुत तेजी से वो टकराएगा, जिसको लेकर सरकार ने तैयारियां की थी, और उसको लेकर सावधान रहने की यहाँ पर लोगों को हिदायत दी गई थी कि लोग अलर्ट रहें, कम से कम नुकसान हो। जो कि बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस हिसाब से उसके आकलन किए गए थे उसके हिसाब से नुकसान नहीं हुआ है, जो कि हमारे सरकारें की, चाहे वो किसी भी सरकार रही हो, उन सरकारों की उपलब्धि है और हमें उसको प्रेज भी करना चाहिए। रही बात आपकी स्क्रीन पर वो छाता लेकर इधर उधर घूमने की, हर चैनल की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, हर चैनल अपने न्यूज को किस तरह से प्रेजेंट करता है उसके लिए उन्होंने टीम हायर कर रखी होती है। उनके ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं, उनके प्रोग्राम प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनके टीम लीडर्स होते हैं। तो हर कोई चाहता है कि लीक से हटकर अपनी चीजों को प्रेजेंट किया जाए ताकि व्यूअर्स वहां पर रुके। अब आपने बात करी, आपने इतने चैनल्स हैं लेकिन बाकी चैनल्स का जिक्र नहीं किया, सिर्फ उस एक मोमेंट का जिक्र क्यों किया? क्योंकि उस चैनल पे मैं गया और मुझे वो मूर्खता दिख गई। आप उसको मूर्खता कह सकते हैं क्योंकि वो आपको लग रहा है, लेकिन उसका एक, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस तरह से आपने उसको मूर्खता कह दिया, लेकिन जिसने उस चीज को प्रेजेंट किया उसने कुछ सोच के प्रेजेंट किया होगा। अगर इसको मान लिया जाए कि ये मूर्खता है, तो दूसरी साइड ये भी तो है कि व्यूअर्स वहां पर आके रुके। हाँ, मैं रुका, मैंने देखा। न केवल आप, ऐसे बहुत से लोग हैं जो रुके। और सेकंड थिंग आयुष जी, ये भी है कि जब भी आप कुछ अलग करना चाहेंगे तो समाज आप पर हंसेगा भी, कुछ लोग आपको प्रेज भी करेंगे। समझ गया मैं आपकी बात। अब ना मेरा एक बड़ा फनी सवाल है, जैसे पूछा कि अलग, कि कुछ अलग करना चाहेंगे जी। रात के 9 बजे के प्राइम टाइम में सारे न्यूज चैनल सेम चीज कर रहे हैं, डिबेट जी।
लेकिन उसका कोई तो चैनल कंक्लूजन निकाले, कोई भी चैनल कंक्लूजन नहीं निकालता, कंक्लूजन लेस रहता है वो एकदम। नहीं ऐसी बात नहीं, कंक्लूजन निकलता भी है, उसका इम्पैक्ट भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। और प्राइम टाइम शाम 5 बजे से अच्छा, शुरू हो जाता एक सवाल और है जी। डिबेट में चाटे घूसे लात कुर्सी मारना वो है? नहीं देखिए, ये सवाल आप पूछ रहे हैं तो मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई इस सवाल का जवाब देने हुए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंडियन टेलीविजन पर, क्योंकि आप नेशनल टेलीविजन, गालियां चल जाती हैं नेशनल टेलीविजन पर, अमेरिका का दलाल मैं समझ सकता हूँ उन सब बातों उसके आगे नहीं बोलूंगा मैं समझ सकता हूँ, वो मीम बहुत वायरल हुआ था, डिबेट में बैठे थे लोग। लेकिन साथ साथ जो लोग डिबेट में बैठते हैं उनको भी इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मैं उन सभी लोगों को कहता हूँ कि अगर आपके नोन में कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा कोई गेस्ट है जो डिबेट्स में पार्टिसिपेट करता हो, तो उन लोगों से भी मैं ये अपील करूंगा कि अगर आप डिबेट में बैठे हैं तो आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे। एग्जैक्टली। तो अपने शब्दों का और अपने सेंटेंसेस का जो चयन है वो मर्यादा पूर्वक करें, ताकि, क्योंकि आपको लाखों लोग देख रहे हैं, आपके एक सेंटेंस से या एक गलत वर्ड से वो मैसेज कितना वायरल हो जाएगा इसका अंदाजा आपको नहीं है। और शायद वही एक वजह है जिसकी वजह से आपने सवाल किया। दूसरी चीज क्या है कि जो ये चीजें घटती हैं उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है, उस चीज के लिए काम भी किया जा रहा है। और जितने हमारे जो सीनियर्स होते हैं, जो सर्टिफिकेशन वाले लोग हैं, या फिर जो चीज को मॉनिटर कर रहे होते हैं, वो पूरी टीम इस पे काम करती है। बाद में उन लोगों के खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है जो इस तरह से करते हैं, उनको दोबारा बैठाया नहीं जाता है पैनल पे। तो इसके लिए पूरा टीम यहाँ पर काम कर रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में इस तरह की चीजें आपको नहीं दिखेंगी। जैसे आपने भी बात करी, एक गलत वर्ड, मान के चलो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस रूम में एक थर्ड बंदा बैठा हुआ है हमारे साथ, उसने क्राइम कर दिया है जी। क्राइम करने के बाद उसको कोई ना कोई नाम दे दिया जाता है जी। मीडिया का काम होता है सिर्फ और सिर्फ जानकारी देना जी। अपनी ऑडियंस को, देश की जनता को। जी। लेकिन वहीं पे ही मीडिया इंसाफ क्यों करने लग जाता है कि इस बंदे ने काम किया है, ये गलत है, पीछे की स्टोरी कुछ नहीं पता है, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ स्टोरी बदल ही जाती है। मीडिया का काम, कोर्ट वाला काम क्यों बनता जा रहा है कि वो ही दिलाएंगे इंसाफ और वही करेंगे उसको गलत में, कि अब गलत हो चुका है, अब इसने बहुत बड़ा कांड कर दिया है, अब ये जेल में जाएगा, अब इसको फांसी होनी चाहिए। ये ऐसा क्यों करता है मीडिया? सिर्फ क्या कहते हैं, न्यूज तक रखे, खत्म करे बात। चलिए मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको। एक रिपोर्टर है, बहुत अच्छे रिपोर्टर है, ठीक है, उनका काम बहुत बढ़िया है, ठीक है। चैनल का नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन उनका नाम है सौरभ, ठीक है, सौरभ शुक्ला नाम है उनका, ठीक है। आज से कुछ दिन पहले की बात है, करीब मेरे ख्याल से इस बात थोड़ा सा माइक ऊपर कर लीजिए हल्का सा। आज से करीब 1 साल पहले की बात है, यूपी के एक शहर में एक किस्सा हुआ था जिसमें एक मुस्लिम युवक को लेकर पुलिस ने केस फाइल किया था। हाँ। और तमाम एलिगेशंस उस पर लगाए गए थे। ठीक है। जिस तरह से आपने कहा कि मीडिया ट्रायल शुरू कर देता है, मीडिया जज बन जाता है, मीडिया सवाल पूछना शुरू कर देता है, या उसने वो काम किया है कि नहीं किया वो मीडिया डिसाइड करने जाता है। ठीक है। लेकिन सौरभ शुक्ला की उस रिपोर्ट ने, मेरे सीनियर हैं वो, तो उनकी एक रिपोर्ट ने पुलिस की जो नाकामयाबी थी या फिर उस पूरे मामले का जो इन गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया था उसका उन्होंने खुलासा किया। तो यहां पर मैं इस चीज को कोट करना चाहूंगा कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, जो मीडिया वहां सवाल करता है या मीडिया जो तथ्य लाके देता है वो अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के जरिए लाके देता है। तो मतलब अगर वो कोई बात कह रहा है, पुलिस इतनी कैपेबल नहीं हो पा रही है क्या? पुलिस कैपेबल है, लेकिन आप कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं जिसका आप एग्जांपल देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने सारे ऐसे रिपोर्ट्स हैं जिसमें पुलिस को जर्नलिस्ट की रिपोर्ट्स के अनुसार उनको काफी मदद मिली है। आपको बुराड़ी का एक केस याद होगा। हाँ। बुराड़ी के अंदर जहां पर 11 लोगों ने एक साथ फांसी लगा ली थी। हाँ। उस पूरे मामले को सबसे पहले रिपोर्ट किसने किया था? जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया था। उस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामले की कार्रवाई की, और जितने वहां पर धीरे धीरे रिपोर्टर्स पहुंचते गए, हर रिपोर्टर का अपने अपना एक एंगल था। ठीक है। क्योंकि पुलिस के साथ साथ रिपोर्टर्स भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि घटना क्यों घटी, अपने दर्शकों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचाने के लिए, कि हम जल्दी से जल्दी बेहतर तरीके से चीजें अपने व्यूअर्स तक पहुंचा सके। तो बुराड़ी वाले केस में भी उन रिपोर्टर का बहुत बड़ा योगदान रहा उस केस को सॉल्व करने में। उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है। उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर उन रिपोर्टर्स को रखा गया, उन रिपोर्टर के जुबानी उन सब चीजों को जानने की कोशिश की गई। पुलिस ने उनसे जानने की कोशिश की गई कि कैसे कैसे क्या चीजें रही। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं हिस्ट्री के अंदर, आयुष भाई मैं आपको बता दूं, जिसमें रिपोर्टर्स का, मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है उस केस को सॉल्व करने के लिए और एक समाज के अंदर एक नई चीज स्थापित करने के लिए। लेकिन सारी चीजें ठीक है, मान के चलो कोई न्यूज गलत हो गई बाय चांस। जी। आपको याद है
तिलक नगर का एक लड़का था, सरदार था जी, जी। उसके ऊपर फॉल्स एक्यूजेशन लग गई थी, उसको मनचला पता नहीं क्या क्या गलत नाम दिए थे, और अभी तो कुछ हुआ भी नहीं था, मीडिया ने उसको लाइमलाइट में लाए, उस लड़के का करियर बर्बाद कर दिया, उसकी नौकरी गई, सब कुछ चला गया। और फिर जब कुछ सालों के बाद जब कोर्ट में ये बात क्लियर हुई कि ही इज नॉट गिल्टी, उसके बाद मीडिया माफी मांग रहा है। आपको नहीं लगता था कि मीडिया को उस टाइम पे रुक जाना चाहिए था, उससे पहले सवाल जवाब इतने सारे करने के बाद? सवाल जवाब करो, बात खत्म, वो लड़का तो बेचारा बर्बाद हो गया ना। उसके तो उसका तो मतलब 5-6 साल तो उसके बर्बाद हो गए ना, जितना टाइम उसका कोर्ट हियरिंग में गया। क्योंकि भाई आज के टाइम पे कोई भी हर चीज में पुलिस वेरिफिकेशन होती है, अगर कहीं पे भी FIR कुछ XYZ पता चल जाता है, काम खत्म हो जाता है बंदे का। उस हिसाब से ये सवाल पूछा गया था, क्योंकि मेरे बैक ऑफ द माइंड में यही था बंदा, कि इस बंदे के हिसाब से मैं ये सवाल को यहाँ पे रखूं। तो अब क्या कहना है आपका इस पे? जैसे मैंने आपको पहले कहा कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सिक्के में हेड भी होता है, टेल भी होता है। जैसे मैंने बुराड़ी का एग्जांपल दिया, नहीं तो वो मैं समझ गया, बस मेरा एक छोटा सा ये सवाल है पुलकित भाई, क्या मीडिया इतना बदनाम करने के बाद कोई मॉनेटरी कंपनसेशन देता है पैसे से, कि भाई हमने आपके इतने साल बर्बाद कर दिए, हमने आपका नाम खराब कर दिया, आपका करियर चला गया था, तो भाई ये हमारी तरफ से पैसा आपको, जो अभी आपका अभी तक फाइनेंशियल लॉस हुआ होगा हमारे एंगल से? आयुष भाई, क्योंकि यार एक बार नाम देने के बाद ना वो बंदा फिर उसी नाम से ही फेमस हो चुका है, आप चाहे उसको फिर कितना ही नॉट गिल्टी करते रहो। आप मेरी बात सुनिए, जैसे आपने कहा कि मीडिया ने ऐसे ऐसे दिखाया जिसकी वजह से उसकी इमेज खराब हो गई। हाँ, लेकिन आप ये भी देखिए कि अगर मीडिया ने वो चीज दिखाई, ठीक है, तो उस वजह से क्या हुआ क्या नहीं हुआ आपने देखा। जब कोर्ट का फैसला आया, उस चीज को भी मीडिया ने दिखाया, मीडिया ने दोनों चीज बैलेंस करी। जब मीडिया ने यह दिखाया कि इस तरह की घटना निकलकर सामने आई है, वो मामला कोर्ट में चला, कोर्ट में इतने साल होने के बाद जब कोर्ट का फैसला आया तो मीडिया ने उसको भी प्रमुखता से दिखाया। और मीडिया ने कहा, हम लोगों ने खुद उस खबर को किया था, उसमें साफ तौर से कहा गया कि हाँ इस तरह से चीजें थी और उसने फॉल्स एक्यूजेशन लगाए थे, गलत तरीके से कंप्लेंट की गई थी। Exactly. ठीक है, बाद में जिसने आरोप लगाए थे उससे भी क्वेश्चन किए गए। अच्छा, उससे भी क्वेश्चन किए गए थे। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ मीडिया ने उसकी इमेज बर्बाद कर दी या फिर इस तरह से कर दिया या कंपनसेशन। मीडिया का काम है खबरों को पहुंचाना, खबरों को दिखाना, इमेज सेटअप करना मीडिया का काम नहीं। इमेज आप सेटअप करते हैं कि वो चीज अच्छी है या बुरी है। आप उस चीज, जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ लोग हैं, जैसे आपने कहा कि गोदी मीडिया कहते हैं, तो वही मैं चीज कह रहा हूं कि आपके ऊपर है कि आप उस न्यूज को पॉजिटिव इंपैक्ट में देखते हैं या नेगेटिव इंपैक्ट में देखते हैं। आपने कह दिया कि उसकी इमेज खराब हुई, इन फ्यूचर उस घटना के बाद ऐसी बहुत सी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से लोग जागरूक हुए। वो जागरूक कैसे हुए आपको बता दूं। जो घटना घटी तो लोगों के अंदर एक मैसेज भी गया कि इस तरह की घटनाएं भी हो सकती हैं, तो एक तो वो उससे अवेयर रहे। दूसरी चीज, कभी भी आसपास अगर कोई घटना घटती है तो लोगों के अंदर एक जज्बा उठा कि हाँ हो सकता है अगर फॉल्स एक्यूजेशन होगा ये, तो उसके खिलाफ हम आवाज भी उठाएंगे। ठीक है, तो मीडिया आपको पूरी आजादी देता है कि आप अपना पक्ष भी रखें। इसीलिए आपने देखा होगा कि मीडिया आपके पीछे घूमता है कि भाई साहब इस तरह की घटना हो गई है, आप क्या कहना चाहेंगे। वो आपके ऊपर होता है कि कई बार आप गुस्से में आकर रिप्लाई नहीं करते। एग्जैक्टली, ठीक है, फिर आप जज कर लेते हैं कि अरे मीडिया वाले पीछे घूमते रहते हैं, माइक घुसा देते हैं मुंह में और हमारी इमेज बिल्ड कर दी है, हमारी इमेज बिल्ड कर दी। अरे तो आपको मौका दिया गया था, मौका दिया गया था, आप अपनी बात रखें। यही मेरा अगला सवाल था भाई। अभी लेटेस्ट आपने भी देखा है, माइक दरवाजा गाड़ी का दे के मारा है जी। ब्रिजभूषण सिंह काफी फेमस हैं और पूरा देश जानता है कि वो किस लिए फेमस हुए हैं, क्योंकि अभी तक तो मेरे को नहीं लगता कि इस सीन से पहले कि वो इतने ज्यादा कभी फेमस हुए होंगे, इतना लोगों को नाम पता चला होगा। रिसेंटली वो एक उस चैनल की रिपोर्टर जो है उनसे सवाल जवाब कर रही थी, वो जवाब नहीं दे रहे थे। हर किसी का एक ह्यूमन राइट होता है, उनको जवाब नहीं देना था, वो नहीं दे रहे थे जी। लेकिन कभी कभी रिपोर्टर्स इस तरीके से प्रेशर बिल्ड कर देते हैं कि सामने वाला बंदा अपना आपा खो बैठता है और वो कुछ ना कुछ ऐसे एक्शंस कर देता है कि जिस वजह से फिर रिपोर्टर ये कहते हैं कि भाई फलाने चैनल के इस रिपोर्टर को इस बंदे ने ऐसे किया। मैं इस चीज को इस नजर से भी देखता हूं कि भाई तुम ऐसे किसी के मुंह में माइक थोड़ी ना दे दोगे। मेरे को भाई डिस्टेंस मेंटेन होता है, मैं आपकी नाक नहीं छेड़ सकता बिना आपकी सहमति के, आपको पता है ना ये बात जी। वहां पे वो मुंह में घुसेड़े जाते हैं, मतलब और ऐसे बहुत सारे हैं। ये तो बस लेटेस्ट रिसेंट केस हुआ है। अच्छा आयुष जी, बात बताइए, मतलब एक चीज और, अगर चाहे कोई भी कैसा भी आरोपी हो,
क्या कभी किसी रिपोर्टर के सेम, इसी में ही है ये वाला क्वेश्चन भी, क्या सेम कभी उस रिपोर्टर के उस सामने वाली एक्विजिशन पार्टी के साथ मतलब पर्सनल ग्रजेस हुए हैं? मतलब सोचना और समझ के जवाब देना, पर्सनल ग्रजेस हुए हैं? पहला जवाब आपको पर्सनल ग्रजेस का दूं या फिर पहला जवाब रिपोर्टर के साथ और XYZ जो सामने है? ठीक है, तो पहला जवाब आपको देता हूं। जिस तरह से मैंने पहले आपको जिक्र किया कि आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है, ठीक है, आप मर्जी आपकी बात करना नहीं करना, लेकिन यहाँ पर जब मामला संगीन होता है, हाँ, खासकर तब जैसे जिस पर्सनालिटी का आपने एग्जांपल दिया, ठीक है, जब उनकी बात हुई, ठीक है, तो वो एक संवैधानिक पद पर थे, ठीक है, एक पॉलिटिशियन है, ठीक है, MP भी है इस समय, हाँ, और उनका हक बनता है पूरा कि अगर उनसे सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि मीडिया एक चौथा स्तंभ है, चौथे स्तंभ होने के नाते और जिस तरह से आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं, तो उनका हक बनता है, उनका पूरा अधिकार बनता है कि वो अपनी सफाई मीडिया के सामने दे सकते हैं। ठीक है, सवाल पूछने का अधिकार रिपोर्टर का है। रिपोर्टर, मीडिया यही काम करता है कि वो सवाल पूछे, ठीक है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो गलत हो, हर चीज के लिए वो सवाल पूछेगा। अब ये उस पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि वो जवाब देना चाहता है या नहीं देना चाहता। थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था कि अमेरिका का दलाल, इस तरह के शब्द सुनने को आते हैं, डिबेट सुनने को मिलती है और डिबेट का स्तर गिर चुका है, ठीक है, तो वो चीज वहां पर भी लागू होती है। अब देखिए दोनों चीजों का डिफरेंस समझिए। पहले ये चीज बोली जाती थी कि अपने माँ बाप के साथ बैठ के न्यूज देखो जी उसमें भी खतरा है, अब न्यूज को भी 18+ कर देना चाहिए। तो जिस तरह से आपने कहा कि डिबेट्स इस तरह से हो गई हैं, तो वहां पर भी इंसान को कूल रहकर अपनी चीजों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप एक फेमस पॉलिटिशियन हो। ना केवल सिर्फ उस इंसिडेंट को, जितने भी इस तरह के इंसिडेंट हैं, उन सभी इंसिडेंट्स को लेकर मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो आप या तो शांति से जवाब दीजिए कि हाँ इस तरह की घटना हुई है, जो अपना पक्ष आप कह दीजिए। 2 शब्द आपको कहने में क्या आपत्ति है? आप यहां नहीं जवाब देंगे, आपको मीडिया कहीं और मिलेगा, आपसे वहां कोई सवाल पूछेगा, आप इस रिपोर्टर का जवाब नहीं देंगे, आपको कोई और रिपोर्टर को जवाब देना पड़ेगा। जवाब आपको हालांकि देना पड़ेगा, लेकिन यहां पर एक चीज और भी है, आप उन्हीं रिपोर्टर से जब आप फंस जाते हैं तब आप जवाब नहीं देते हैं, लेकिन उन्हीं रिपोर्टर को जब आपका सब कुछ सही चल रहा होता है तो आप फोन करके 10 बार आ जाइए मेरी बाइट ले लीजिए, आ जाइए हमारे साथ ये कर लीजिए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, आप लोगों की मिन्नतें करते हो, रिपोर्टर्स को बुलाते हो कि आप आइए, हमारा बाइट लीजिए, हमारा बयान लीजिए, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करते हो, तब आपको रिपोर्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन जब आप किसी मामले में फंस जाते हैं और जब आपसे रिपोर्टर सवाल करता है कि क्या मामला है, तब आप इस तरह से बिहेव करते हो, तो ये समझने वाली चीज है। व्यूअर्स को समझना है कि यहां पर रिपोर्टर्स की क्या गलती है या फिर सामने वाले की क्या गलती। समझ गया। इसी में ग्रजेस वाला पॉइंट भी आया, ग्रजेस वाला पॉइंट में आता हूं। कई बार ऐसा होता है कि कई सवाल, अब जैसे मान लीजिए, मैं ये पूछता हूं भाई, क्या कभी तुम्हारे हुए किसी से पर्सनल ग्रजेस? डेफिनेटली बिल्कुल। अगर आप एक अच्छे पत्रकार हैं, हाँ, तो जाहिर सी बात है आप अच्छा भी पूछेंगे, बुरा भी पूछेंगे। अब ये डिपेंड करता है सामने वाले के ऊपर। एक मिनट, माइक ना थोड़ा सा ऐसे रहेगा और ये ऐसे हो गया, बस अब जवाब दे दो। तो बस अब जवाब दे दो। तो हम वही बात कर रहे थे कि ग्रजेस को लेकर। हाँ, एक अच्छा रिपोर्टर जो भी होगा, हाँ, या अच्छा एंकर होगा, वो हर तरह के सवाल पूछेगा, ठीक है, चाहे वो सत्ता पक्ष से हो चाहे विपक्ष से हो। ये डिपेंड करता है कि वो सवाल कितना हर्ट या कितना सही सामने वाले को लगता है जिससे वो सवाल पूछा गया हो। ठीक है। लेकिन पत्रकार या एंकर है, कोई भी रिपोर्टर है, वो अपना काम पूरा करेगा, क्योंकि उसका काम है सवाल पूछना। अगर आप ये कहें कि मेरे अकॉर्डिंग ही मेरे से सवाल पूछे जाएं, तो वो संभव नहीं है। हर तरह के सवाल, अगर आपसे अच्छे सवाल, आपके पक्ष के वो सवाल पूछ रहा है और तब आप जवाब दे रहे हैं, तो आपका पूरा हक बनता है कि आपके खिलाफ कोई सवाल पूछा गया है तो उस पर भी आप जवाब दें। दूसरी चीज आई ग्रज की बात, तो जाहिर सी बात है हो जाता है। मुझे तो ये बता, तुम्हारे हुए हैं? जाहिर सी बात है आयुष भाई, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन हाँ कुछ अंदाजा तो दो। फेमस कुछ ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनसे मैंने हाल फिलहाल में, करीब 1 साल पहले की बात है, मैंने एक सवाल पूछ लिया था, जबकि सवाल मेरा कोई उनको टारगेट करने का नहीं था, सिर्फ एक फिगर का डाटा था, जैसे फिगर डाटा था कुछ कि इतने बीघा या इतने बीघा, इतने सा एक सवाल था। उस सवाल को लेकर थोड़ा सा उनको बुरा लगा। बाद में मेरे ऑफिस कॉल किया गया कि इस तरह से ये चीज़ें हैं, आगे से ध्यान रखिएगा। तो मुझे वार्निंग दी भी गई थी कि थोड़ा सा ध्यान रखो, इस तरह के सवाल मत किया करो। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। कोई मैं तो फिर इस चीज़ के पूरा खिलाफ हूँ कि अगर कोई पॉलिटिशियन इस तरीके से कॉल कर रहा है, जवाब नहीं दे पा रहा है। आपसे कहा ही नहीं कि वो पॉलिटिशियन है, नेता हो, अभिनेता हो, XYZ जो भी हो,
ये फिर चीज गलत है। मतलब ये तो बेसिकली एक अपनी इमेज बिल्डिंग वाली बात हो गई कि भाई ऐसे सब, भाई जवाब दे ना। तुम सरकार किसने बनाई है? जनता ने बनाई है ना, हमें तो जवाब दो। और हमारे बिहाफ पे कौन पूछ रहा है? मैं तो तुम्हारे घर आ नहीं सकता, रिपोर्टर ही तो आएगा, जवाब दो उसको। और रिपोर्टर क्या काम कर रहा है? जनता का ही तो काम कर रहा है। जाकर के आप मेरे बारे में पूछ के आ रहे हो कि भाई क्या जो तुमने किया। कई बार ऐसा भी होता है आयुष भाई कि क्योंकि वैसे एक चीज ये होती है कि कोई रिपोर्टर अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर जाए और फिर एंड में पश्चाताप करता है वो बैठ करके कि क्या कर दिया है मैंने। देखिए, पहले सवाल आपका दूंगा उसका नेता और अभिनेता वाला सवाल का। नेता और अभिनेता जाहिर सी बात है बहुत प्रसिद्ध पर्सनैलिटी होते हैं। आजकल तो संसद में बैठने लग गए हैं। ठीक है, सभी लोग हाई क्लास प्रोफाइल के लोग होते हैं और उनके पास इतना सारा काम होता है, इतने लोगों से मिलना होता है। तो कई बार अब कई लोग ये सोचेंगे कि मैं कवर कर रहा हूँ उस चीज़ को, तो मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको पहले बता दूँ, इतना स्ट्रेस होता है काम का कि कई बार वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं जो चीज़ें होनी चाहिए। तो इस वजह से भी चीज़ें हो जाती हैं कि लोगों को लगता है कि हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया, इस वजह से ग्रजेस पैदा हो गए हैं। भाई एक सवाल बहुत जेन्युइन पूछ रहा हूं मैं। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इज मीडिया, लेकिन आम चलती जनता इसको खोखला क्यों बोल रही है? मीडिया ने अपना परसेप्शन इस तरीके से बना लिया है कि आप उसको खोखला डिफाइन करो, खोखला बोलो कि सब कुछ खराब है, बेकार है, गालियां चल रही हैं मीडिया के अंदर, बदतमीजी हो रही है मीडिया के अंदर, औरत आदमी में चांटे बज रहे हैं, आदमी औरत में चांटे बज रहे हैं, एक लाइव डिबेट में न्यूज़ जनता तक ढंग से नहीं पहुंच रही है। जिस चीज़ की न्यूज़ इस टाइम देश में दिखानी चाहिए वहाँ ये कुछ और सीमा हैदर दिखा रहे हैं और सचिन दिखा रहे हैं, वहाँ बल्कि इनको दिखाना चाहिए मणिपुर। क्योंकि मैं तो इस टाइम सबसे बेस्ट लव स्टोरी देख रहा हूँ जिस पे पिक्चर कर लेनी चाहिए किसी ना किसी एक्टर को, सीमा हैदर एंड पबजी प्रेम कथा। बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्यों इस नजरिए से देखा जा रहा है मीडिया को, खोखले की नजर से? क्या दीमक बैठ गया है, या पीछे से फंडिंग नहीं हो पा रही है, या अब हर कोई अपनी ही धुन में जा चुका है कि मैं तो यही दिखाऊंगा, यही करूंगा? ऐसा नहीं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुछ लोग हैं जिनको हर अच्छाई में कमी ढूंढने की आदत होती है। भाई मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं पहले बता दूं, मैं बस इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि भाई रिपोर्टर, आपने कहा कि पबजी प्रेम कथा दिखाई गई। हाँ। जो चीजें दिखाने वाली होती है वो नहीं दिखाई। क्या नहीं दिखाया गया आप बताइए? टमाटर के रेट बढ़े, टमाटर के रेट की खबरें दिखाई गई। ठीक है, जिस दिन पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हैं वो भी दिखाए जाते हैं। सरकार से सवाल पूछे जाते हैं कि पेट्रोल डीजल की राहत चुनाव आते ही क्यों कम मिल जाती है। एग्जैक्ट, ये तो सबसे बड़ा पॉइंट है। जब भी चुनाव आए हैं सरकार ने रेट कम किए हैं, और उस दौरान की डिबेट आप उठा के देख लीजिए, उस दौरान की आप खबरें उठा के देख लीजिए, उस दौरान ये सवाल पूछा गया है और उस टाइम पे ये कोट किया जाता है स्पेशली कि चुनाव के दौरान ही क्यों ये सब चीजें की जाती हैं, बाकी समय में क्यों नहीं की जाती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये इस तरह से नहीं दिखाया गया। तो फिर रही बात खोखले की, तो खोखला कुछ नहीं है, खोखला उन लोगों का दिमाग है जो ये चीज एलिगेट कर रहे हैं, जो ये चीजें लोग आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ना फिर इसमें पता है, थोड़ा सा मैं मोल्ड कर रहा हूं अपना ये क्वेश्चन को। फिर हो सकता है कि हुआ ये है कि जो एक वो होता है ना टाइम लेंथ, कि भाई ये दिखाना इतने घंटे और ये दिखेगा इतने घंटे, मणिपुर मुझे दिखा इतना और ये सीमा हैदर पबजी प्रेम कथा दिखी है मुझे इतनी। ये तो मान सकते हो आप कि हाँ कुछ कंटेंट ऐसा होता है न्यूज़ का जो कम चलाया जाता है और कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो चलाए चले जाते हैं। नोएडा के अंदर छत पे बैठ के 5 मैंने फीमेल एंकर्स देखी हैं कुर्सियों पे बैठी, और मतलब ये चौपाल पे बैठी हुई थी क्या चुगलियां करने। अब मेरी बात सुन लीजिए, स्क्रीन को आप कैसे डिफाइन करते हैं? स्क्रीन को मैं एज अ विजुअल डिफाइन कर सकता हूँ। मैं आपसे भी ये सवाल मेरा है और उन सभी लोगों से सवाल है जो लोग गोदी मीडिया कहते हैं, या जो लोग कहते हैं कि मीडिया बिका हुआ है, या मीडिया दलाल है, या मीडिया ये है, या मीडिया वो है। आप पहले मीडिया को समझने की कोशिश कीजिए। उन सभी लोगों से सवाल ये है कि आप पहले ये बताइए कि आप स्क्रीन को डिफाइन कैसे करते हैं। स्क्रीन पे जो आपको चीजें दिख रही हैं उसमें कितनी प्रॉपर्टीज हैं? टॉप बैंड क्या होता है, लोअर बैंड क्या होता है, टिकर क्या होता है, न्यूज स्क्रॉल क्या होता है? अगर इन सभी चीजों का जवाब मुझे दे देंगे तो आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूं। आपने कहा कि टाइम बैंड, आपने कभी टिकर नोटिस किया? दिन में आप कितनी बार, उन सभी लोगों से मैं पूछ रहा हूं, दिन में कितनी बार आप टिकर नोटिस करते हैं? उस टिकर पर चलने वाली खबरें कितनी बार रिपीट होती हैं, वो बार आप मुझे बताइए। न्यूज स्क्रॉल जो नीचे पट्टी चल रही होती है उसको न्यूज स्क्रॉलर बोलते हैं, जो कंटिन्यू चल रही होती है। हाँ। उसमें कितनी खबरें चल रही होती हैं दिन भर की, और कहां कहां की खबरें चल रही होती हैं, वो आप नोटिस कीजिए। टॉप बैंड होता है, लोअर बैंड होता है।
उसमें कितनी खबरें चल रही होती हैं, और कुछ अलग से स्पेशल खबर चल रही है तो उसके ग्राफिक्स में क्या खबर दिखाई गई है, उसकी 3070 में क्या खबर दिखाई गई है, उसके टेबल्स में क्या खबरें दिखाई गई है, साइड टेबल चलती है, साइड टैली चलती है, उसमें क्या इंफॉर्मेशन दिखाई जा रही है। तो पहले स्क्रीन को आप समझिए कि स्क्रीन पर दिखाया क्या जा रहा है। आपको वो 3070 में या 4 तस्वीरों में वो दिखा दिया गया कि सीमा हैदर की खबर चल रही है, नीचे की पट्टी अगर आपने नहीं पढ़ी है और उसके बिहाफ पे आप जज कर रहे हैं कि वो चीजें नहीं चली हैं, तो ये सरासर गलत है। आयुष भाई, आज से ही आप भी और जितने हमारे व्यूअर्स हैं उनसे भी कहूंगा, आप चैनल को नोटिस करना शुरू कीजिए। जो भी चैनल आप देखते हैं उसका आप टिकर देखिए कि टिकर पे क्या खबर चल रही होती है, ठीक है, टॉप बैंड में क्या खबर चल रही होती है, लोअर बैंड में क्या खबर चल रहा है, और स्क्रॉलर में क्या खबर चल रहा है। जो व्यूअर होता है ना, उसको होता है जो मेरी लाइव स्क्रीन पे चलता हुआ बंदा, रिपोर्टर, एंकर आए, उससे न्यूज देखनी है। वो मोस्टली उस पर इतना टाइम नहीं है कि वो टिकर चला करके देखे। मतलब आप मेरा पॉइंट समझना, क्योंकि मेरे को मोबाइल में इन शॉर्ट आ चुका है, पता है ना, मोबाइल में न्यूज चलती रहती है, मैं पढ़ सकता हूँ, वो बना देख सकता हूँ। मुझे विजुअली देखना है किसी न्यूज चैनल को, तो मैं वही तो कंटेंट देखूंगा ना जो मुझे देखना है। अब वहां पे वो दिखाई नहीं रही है तो उसमें मेरा क्या मतलब, आप समझो इस चीज को। आपने मोबाइल का जिक्र किया, हाँ, मोबाइल को आप किन किन चीजों के लिए प्रयोग कर सकते हैं, किन किन चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? मतलब मोस्टली आजकल तो मोबाइल ही सब कुछ है यार, हर एक चीज के लिए। हाँ, आप बैंकिंग के लिए, exactly, शॉपिंग के लिए, मूवीज देखने के लिए, एंटरटेनमेंट के पर्पज से, नॉलेज के पर्पज से, हर चीज से देख सकते हैं। एग्जैक्टली। आपके ऊपर है कि आपने मोबाइल का सही उपयोग कर रहे हैं या गलत उपयोग कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मैंने आपको बताया स्क्रीन का एग्जांपल, ठीक है, उस स्क्रीन पर वो सभी चीजें दिखाई जा रही हैं और टाइम इंटरवल के साथ वो चीजें रिपीट करके भी दिखाई जा रही हैं। वो सिर्फ दिखाई जा रही हैं आप लोगों के लिए। वो डिपेंड आपके ऊपर है कि आप उस एक चीज को टारगेट कर आप आरोप लगाना शुरू कर दे रहे हैं। तो सिर्फ अगर आप ये कहें कि चैनल ने ये नहीं दिखाया, ये चैनल के ऊपर आरोप लगाना गलत है। ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप उस स्क्रीन पर क्या नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि आपके मोबाइल फोन में आपको 10 तरह की नोटिफिकेशन आती हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कौन से नोटिफिकेशन को आप एक्सेप्ट करते हैं और कौन से नोटिफिकेशन पर आप गौर करते हैं। जस्ट लाइक आपको शॉपिंग आप करने गए, आपको 10 तरह के शॉपिंग ऑफर मिलेंगे, यहाँ पर 50% ऑफ है, यहाँ पर 70% ऑफ है, यहाँ पर 100% ऑफ है, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना % ऑफ प्रेफर करना चाहते हैं और उस ब्रांड की क्वालिटी कैसी है, या जो सामान आप लेने जा रहे हैं उसको आपका देखने का नजरिया क्या है। मेरा ना अगला सवाल बहुत फन वे में जाने वाला है जी। एक होता है न्यूज़ चैनल पे आ जाना, एक होता है कि फिर अपना न्यूज़ चैनल फंडिंग से बना लेना। ये यूट्यूबर न्यूज़ चैनल वाले क्यों घूम रहे हैं ये? और ये जो यूट्यूब पे जो न्यूज़ चैनल्स बने हुए हैं, मैं मानता हूँ कि मेहनत का काम है, लोकल खबर भी ला करके इस लोकल एरिया में चला देना, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक चीज ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये आने वाले समय पे मेन स्ट्रीम में कभी घुस पाएगा? क्योंकि ये बात बहुत कायदे की है कि किसी का कुछ पता नहीं होता है कि कौन सा चैनल कब उठ जाए। लल्लन टॉप एक मतलब यूट्यूब पे डिजिटल चैनल आया था, लेकिन आज वो बहुत जबरदस्त चैनल बन चुका है। तो क्या इस तरीके से लेकिन बट ये मैं कहूँगा कि लल्लन टॉप फंडेड चैनल है, आज तक का ही पार्ट है। मैं इस तरीके से मानूं, जैसे कंटेंट क्रिएटर होता है, बहुत सारे न्यूज़ के लिए सेल्फ अपना चैनल खोल करके दिन भर यहाँ वहाँ घूमने के बाद एक ला करके रख देते हैं कि उसके बाद एडिटर सब एडिटर का काम भी खुद करते हैं, ग्रीन स्क्रीन लगाई और बन गए। क्या ये लोग कभी क्या कहते हैं मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं? ये है मेरा असली सवाल। बहुत बढ़िया सवाल किया आपने आयुष जी। देखिए आज के टाइम में सोशल मीडिया और जो डिजिटल मीडिया है बहुत जल्दी इवॉल्व हो रहा है, बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है और बहुत कम समय में ज़्यादा रीच मिल रही है। और लेकिन साथ साथ यहाँ पर कुछ ऐसे केसेस भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे आपने यूट्यूब का जिक्र किया, कई से ऐसे रिपोर्टर हैं जिन्होंने माइक उठा लिया, कैमरा ले लिया या मोबाइल का कैमरा ऑन किया और अपने आप को पत्रकार करने लग गए, गाँव में घुस गए। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ हाल फिलहाल का, एक गांव के अंदर स्कूल के अंदर एक टीचर लेट हो गया था। ठीक है, लेट हो गया तो वहां पर एक व्यक्ति खड़े थे, उन्होंने अपने आप को एज अ रिपोर्टर प्रेजेंट किया और अपना मोबाइल कैमरा निकाला, माइक निकाला और उसको सबको रिकॉर्ड कर लिया कि मैंने रिकॉर्ड कर लिया, आप लेट आए हैं और इस चीज़ को मैं दिखाऊंगा। तो जो टीचर थे उन्होंने कहा कि आप ऐसा मत कीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे 500 रुपये दीजिए तो मैं ये चीज़ नहीं दिखाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है फिर आप दिखा दीजिए, मैं पैसे नहीं दूंगा। तो सोचिए 500 रुपये में बिक गया बंदा। तो अब इस एक चीज से आप सबको कवर नहीं कर सकते या सबको जज नहीं कर सकते। कहने का मेरा मतलब ये था कि यूट्यूबर जो आजकल देखने को मिल रहे हैं उसमें बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, और जो लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं, जो माइक उठा लेते हैं, वो माइक उठाना सिर्फ जर्नलिज्म नहीं है। जर्नलिज्म के बेसिक
जर्नलिज्म के एथिक्स, जर्नलिज्म के रूल्स रेगुलेशन, उनको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप उस माइक को उठाकर जिस तरह की चीजें कर रहे हैं वो पूरे मीडिया को बदनाम कर रहा है। दूसरी चीज है, इसको लेकर हर डिजिटल चैनल्स को लेकर एक मीटिंग भी की गई थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने हम सबको बुलाया था, जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स थे उन सबको, अपने चैनल की तरफ से मैं गया था। तो वहां पर भी ये पूछा गया था कि सरकार ऐसे क्या चीजें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए या पब्लिक के लिए लेकर आए जिसकी वजह से ये सब चीजें रोकी जा सके और जो न्यूज आप तक पहुंचाई जा रही है, क्योंकि बहुत से ऐसे डिजिटल चैनल भी ऐसे हैं आयुष भाई जिसकी वजह से फेक न्यूज भी बहुत जल्दी फैला दी जाती है। और सबसे बड़ी बात है ऑथेंटिसिटी क्या है उस न्यूज की। अगर आपको 10,000 लोग या 5,000 लोग या 1,000 लोग देख रहे हैं और आप कोई मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है आपको, क्योंकि आपने एक यूट्यूब चैनल चला रखा है, ज्यादातर आपका क्या होगा, यूट्यूब चैनल बंद कर देंगे, आप अनसब्सक्राइब कर देंगे, रिपोर्ट कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। लेकिन जिसकी वजह से वो इंफॉर्मेशन मिस स्प्रेड हो गई या मिस इंफॉर्मेशन जो मिस स्प्रेड वाला जो है ना, मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने क्यों सवाल किया है। आज से थोड़ा सा मैं ईयर में कंफ्यूज हूँ, लेकिन शाहीन बाग यहाँ पे जब दंगे वगैरह हुए थे तो आपको याद है दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट एरिया में भी दंगों की बहुत आवाजें हो गई थी। वो जो फेक न्यूज़ फैली थी कि इतने बजे दंगे होने शुरू हो जाएंगे, अब कृपया अपने घर में चले जाएं, ये एक यूट्यूब के चैनल से हुई थी। वही मैं यूट्यूब चैनल रातों रात अपने आप उस बंदे ने बंद कर दिया गया। वही मैं आपसे बता रहा हूँ कि वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं था। इन सभी चीजों को लेकर मीटिंग बुलाई गई थी, मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था। वहां पर जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स थे, डिजिटल प्लेटफॉर्म से, ललन टॉप के जो ओनर है सौरभ द्विवेदी जी भी वहां पे मौजूद थे, इंडिया टुडे और तमाम ऐसे ग्रुप्स थे जो लोग वहां पर मौजूद थे। वहां पर यही चीजें पूछी गई कि सरकार द्वारा आपको क्या मदद की जाए जिसकी वजह से सारी चीजें सॉल्व हो सके, और ऐसी क्या पॉलिसी सरकार बनाए, आप लोगों के रिव्यूज क्या हैं या आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से जिससे ये सब चीजें रुक सके। तो हम लोगों ने अपने अपने रिव्यूज दिए। सरकार में ये चीजें संज्ञान में ली गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस चीजों पे चर्चा अच्छे तरीके से की, सबके पॉइंट्स नोट किए गए और दोबारा चर्चा भी बिठाई गई। तो उस पर सरकार प्रोसेस कर रही है, काम कर रही है कि किस तरह से इन सब चीजों को रोका जाए। और डिजिटल मीडिया जो आज उभरता हुआ एक नई चीज है, उससे बहुत से लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसका नेगेटिव एक्सपेक्ट, प्रिंट मीडिया कहीं ना कहीं पॉजिटिव एक्सपेक्ट उसका देखने को मिल रहा है। प्रिंट मीडिया का भी सर्वाइव कर पाएगा आने वाले समय में? बिल्कुल कर भी रहा है, आज भी कर रहा है। जो लोग कहते हैं कि नहीं मतलब कर पाएगा, एक होता है कि सर्वाइव ही कर रहे हो आप, बस मतलब इधर उधर ही डोल रहे हो, इधर उधर ही तैर रहे हो, आप सर्वाइविंग स्टेज में हो, ना आप डूब पा रहे हो ना आप निकल पा रहे हो। तो इस टाइम प्रिंट मीडिया कौन से स्टेज पे है? ना वो निकल पा रहा है, ना वो बढ़ पा रहा है, या ना वो डूब पा रहा है, बस वो नाव में बैठा ही हुआ है और लहरों में इधर उधर आगे पीछे डोल रहा है। आयुष जी, प्रिंट मीडिया में ऐसा कोई, जो मैं जितना मैं जानता हूँ, ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं है जो अपने कंटेंट को लेकर, अपने डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर स्ट्रगल कर रहा हो। और मैंने जहां तक देखा है, मैं एक एंकर होने के नाते मैं खुद रोज 3 तरह के न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। अच्छा जी, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद, क्योंकि सिर्फ टीवी एंकर होने का मतलब ये नहीं कि आप सब चीज़ों के ज्ञाता हो गए। न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको बहुत सी नॉलेज मिलती है, बहुत से अपडेट मिलते हैं शब्दों का, हिंदी आपकी, अगर आपको कॉन्वर्सेशन या फिर अपनी कमांड लैंग्वेज पे कमांड अच्छी बनानी है तो आप डेफिनेटली चाहे इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़िए चाहे हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़िए, 2 से 3 न्यूज़पेपर आपने ज़िंदगी में रोज़ पढ़िए और 1 महीने के बाद आप देखिए आपके बोलचाल का तरीका, आपके लैंग्वेज में जो आप शब्द इस्तेमाल करेंगे उसका तरीका कितना बदल जाएगा। एक जो अगला है, मैं पहले बता देता हूँ, मैं अखबार पढ़ता हूँ, दोनों अखबार पढ़ता हूँ, हिंदी भी इंग्लिश भी। लेकिन पता कैसे? पेपर को उल्टा किया, स्पोर्ट्स सेक्शन किया, बंद कर दिया, रख दिया, खत्म, मेरी न्यूज़ यहीं तक ही है। लेकिन कभी कभी जो मैं इन शॉर्ट्स वगैरह पे जा करके पढ़ लेता हूँ, जैसे आपने बोला कि आप दिन में 3 अखबार पढ़ते हो सवेरे उठते ही जी, उसके बाद एक सरकारी टीवी एंकर का क्या दिनचर्या रहता है ये बताओ, शेड्यूल क्या है? शेड्यूल कुछ नहीं होता, अपना न्यूज़ पढ़ा सारा, हाँ। उस न्यूज़ को सिर्फ पढ़ लिया। अब देखिए, आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो सिर्फ एज अ न्यूज़ पढ़ेंगे, हाँ। मैं न्यूज़ पढ़ूंगा तो मेरे उसमें देखने के कई नजरिए होंगे, मैं उस न्यूज़ को ऑब्जर्व करूंगा, उसके अच्छे बुरे एक्सपेक्ट देखूंगा और फिर कहीं ना कहीं उस चीज़ के बारे में गूगल पे या फिर अपने सीनियर से बात करूंगा। अगर कोई न्यूज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगी या कोई न्यूज़ मुझे सही नहीं लगी या फिर कुछ ऐसा उस न्यूज़ में मुझे देखने को मिल गया जो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, तो उसके बारे में ज़्यादा रिसर्च करने के लिए मैं उन चीज़ों को सर्च करता हूँ। उसके बाद फिर अपना ऑफिस निकल गए, ऑफिस में जो अपनी हमें ड्यूटीज़ असाइन की जाती हैं उस ड्यूटी को करते हैं हम, और स्क्रीन पर प्रेजेंट होकर हमारा जो दायित्व होता है खबरों से रूबरू कराना अपनी जनता को, अपने व्यूवर्स को, तो वो काम हम करते हैं। यार कोई ऐसी स्टोरी, इंसिडेंट,
कुछ हुआ इंटरेस्टिंग, फनी कॉमेडी हो गई, किसी के यहाँ गए हो, कोई नेता अभिनेता या कोई खिलाड़ी, कुछ भी, कुछ मजेदार सा किस्सा हो गया हो? अच्छा वैसे एक चीज़ ये पूछनी है, चाहे आप टीवी एंकर हो, चाहे आप रिपोर्टर हो, चाहे आप एक्सवाइजेड किसी टीम में कैमरामैन हो, कभी नेता अभिनेता के यहाँ पे जाते हो तो उनके यहाँ का भी कभी सरकारी चाय पी है जिसके पैसे ना देने पड़े हो? क्योंकि रिपोर्टर हमेशा यही कहता है कि भाई अभी जेब में पैसे नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है आयुष भाई, और जाहिर सी बात है जब रिपोर्टर्स को बुलाया जाता है तो उनके लिए हर तरह की व्यवस्थाएं की जाती है, खाने पीने की, इवन लंच तक व्यवस्था की जाती है। और नॉट इवन ओनली उनके घरों पर, बड़े बड़े होटलों में, जिसका हम 7 स्टार 5 स्टार इस तरह के होटल्स के अंदर तमाम बड़े तरह के ऑर्गेनाइजेशन इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसमें बड़े तरह के कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो वहाँ पर हर तरह की व्यवस्था होती है। हाल फिलहाल में अभी रिजाइन देने से पहले जब डिप्टी सीएम, माफ़ कीजिएगा डिप्टी सीएम कह दिया मैंने, हाँ डिप्टी सीएम ही थे शायद, वो मनीष सिसोदिया, जब उन्होंने रिजाइन दिया उससे पहले एक उनके घर पे पीसी थी, तो मैं वहाँ गया था। डिप्टी सीएम के पीसी ऑडियंस स्क्वायर, पीसी बताओ। पीसी यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अच्छा, तो मतलब पूरा टर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग गए थे, तो वहाँ पर चाय पानी हर तरह की व्यवस्था होती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि सबको पता है कि रिपोर्टर सारा दिन ग्राउंड पर रहते हैं, धूप में, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में। जैसे मैंने आपको पहले बताया, समझ रहा हूँ, इतनी मेहनत के बाद वो आप तक खबरें पहुंचाते हैं, लेकिन हम 1 सेकंड लगाते हैं बोलने में कि यार ये तो गोदी मीडिया है, ये तो बिका हुआ पत्रकार है, ये सब चीजें। बार बार उस पर मत आना गोदी मीडिया पे। उन लोगों से पूछना, उन लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि एक पत्रकार बनने के लिए क्या कुछ करता है, कहाँ से कैसे वो कहाँ तक पहुंचता है। एक खबर निकालने के लिए, खबर को खबर के रूप देने के लिए कितने लोग मेहनत करते हैं, कहाँ से असाइनमेंट से। तो तुम्हारा घुसने का रीजन क्रांति है या पैसा है? देखिए आयुष भाई, क्योंकि देखो भाई, जिस लेवल पे आप हो, एक इतनी सी उम्र में, उम्र डिस्क्लोज नहीं करेंगे हम ऑडियंस के सामने, मतलब बहुत ही मुश्किल से लोग भाई वहां पे पहुंचते हैं इस उम्र में, बहुत ही मुश्किल से जी। लेकिन एक वो होता है ना जवान खून 30 साल से पहले का, कि क्रांति करूंगा मैं इस देश में, क्रांति लेके आऊंगा, सब ठीक कर दूंगा। लेकिन कुछ सालों बाद वो हो जाता है, पैसा आ रहा है ना, ठीक है अगला देख लेगा, जो आएगा ठीक कर देगा वो। आपका क्या पर्पस था यहाँ आने का? नहीं देखिए, मेरा पर्पस दोनों चीजें थी, क्रांति भी और कहीं ना कहीं एक स्टैंड भी होता है आदमी के जीवन में, कि एक स्टेज पर पहुंचकर अपने आप को स्थापित करें। मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी होती है, लेकिन साथ साथ पहली बात तो अगर आप पत्रकारिता को अगर आप चूज कर रहे हैं तो आपने माइंड में क्लियर रही है कि आपको बहुत से चैलेंजेस हैं जिसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। हर दिन आपका चैलेंजेस से भरा होगा, आपको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, ना होली, ना दिवाली, ना रिपब्लिक डे, ना कुछ। कभी भी आपको बुलाया जा सकता है, कभी भी आपको स्टैंड बाय किया जा सकता है, तो उसके लिए आप तैयार रहे। और दूसरी चीज, कई लोग ऐसे होते हैं जो एंकर बनने की चाह में होते हैं कि हमें तो जाते ही एंकर बनना है। जाते ही कोई एंकर नहीं बन जाता है, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। सिंपल सी बात है, उन सभी बच्चों से या जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, अगर आपसे एकदम से कोई आप अचानक से पूछ लिया जाए राजस्थान का राज्यपाल कौन है, या विधानसभा विधान परिषद में क्या डिफरेंस है, लोकसभा राज्यसभा में क्या डिफरेंस है, तो इन सवालों का जवाब आपको टिप्स पर होना चाहिए। मुख्यमंत्री कौन है, विधानसभा की सीटें कितनी है, लोकसभा कितनी है, हर राज्य में लोकसभा सीटें कितनी है, ओवर इंडिया में लोकसभा की सीट कितनी है, राज्यसभा की सीट कितनी है, केंद्र में किसकी सरकार है, राज्य में किसकी सरकार है, किसके पास कितनी सीटों पर सरकार है। तो ऐसे बहुत से सवाल हैं जो आपके टिप्स पर होना चाहिए। एक एंकर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो बिना पढ़े लिखे एंकर बन गया है। उसने बहुत मेहनत करी है, बहुत से ऐसे इंटरव्यूज क्लियर किए हैं, उसने न जाने ऐसे कितने डेस्क पर काम किया होगा, तब जाकर वो एंकर बना होगा। अगला जो मतलब जैसे आपने ना भी इसमें एक पॉइंट छेड़ा था कि बड़ी मेहनत लगती है जी, एक्चुअल में हर चीज को करने में बड़ी मेहनत लगती है। मेहनत एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे, जीरो लेवल पे करता रिपोर्टर है, लेकिन सारी वाहवाही जो होती है वो एंकर लेके निकल जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है आयुष भाई, ये देखने वालों की नजर का फेर है यार, देखने वालों की नजर समझो, थोड़ा समझ रहा हूँ। आप उस इंडस्ट्री में हो, आप उस इंडस्ट्री में हो, इसलिए आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार हमारे लिए तो ठीक है, लेकिन जो यार व्यूअर्स हैं, जो देख रही है ऑडियंस, वो तो एक बार को ये कह ही देगी ना कि यार ये तो सारी वाहवाही तो यही लूट के जा रहा है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं स्क्रीन पे होता हूँ, मेरे साथ कोई रिपोर्टर जुड़े कि फलाने जी फलानी जगह से जुड़ गए हैं, हम उनसे सीधा सवाल लेंगे। स्क्रीन पर आए, एक आपने देखा होगा स्क्रीन पे 2 विंडो बनती है, बीच में विजुअल चलते हैं। हाँ। एक साइड रिपोर्टर होता है, एक साइड एंकर होता है। एंकर ने सवाल पूछा रिपोर्टर से, रिपोर्टर ने जवाब देना शुरू किया।
रिपोर्टर ने जवाब देना शुरू किया, उसके तुरंत मेरे ख्याल से 10 Switch कर देते हैं या 20 सेकंड audio। के बाद एंकर को हटा के मेन रिपोर्टर को लिया जाता है। तो 30-70 स्क्रीन का रेशियो होता है, समझ जिसमें एक गया। साइड रिपोर्टर होता है और साइड वीडियो चल रहा होता है। तो रिपोर्टर को पूरी महत्व दी जाती है, और मैं इस बात का पूरा समर्थन करता हूं कि रिपोर्टर के बिना एंकर कुछ नहीं है, रिपोर्टर के बिना एंकर कुछ नहीं है, और रिपोर्टर के बिना खबरें कुछ नहीं है। क्योंकि स्क्रीन पर जो कुछ भी चल रहा है, भाई स्क्रीन पर जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो सब रिपोर्टर की बदौलत आप देख रहे हैं। तो यही एक मेन पॉइंट है जो हम लोगों को समझना है कि दोनों सेम ही हैं, दोनों सेम है ना, ये ज्यादा बड़े हैं ना रिपोर्टर ज्यादा बड़े हैं, दोनों सेम है। बस एक फर्क इतना हो जाता है कि अगर वो स्क्रीन पे बैठे हुए हैं तो भाई पीछे ग्राउंड पे भी तो कोई चाहिए जो रिप्रेजेंट करे। वो जिन हालातों में वो कलेशों में तो नहीं बता पाएगा ना अच्छे से, और ऐसा वो भी सुन करके आयुष भाई डायरेक्ट कि यही बताते हैं। एंकर भी ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट करते हैं, वो तो पता है, रिपोर्टर्स वो भी पता आके है, स्टूडियो में रिपोर्ट करते हैं। वो चीज पता है, वो चीज पता है जी यार। खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल मैं ये करूंगा जी। एक गवर्नमेंट न्यूज चैनल पे काम करना और एक प्राइवेट न्यूज चैनल पे काम करना कितना ज्यादा सिमिलर है और कितना ज्यादा डिफरेंट है? मतलब ऐसा क्या है कि सरकारी न्यूज चैनल में काम करना और प्राइवेट में काम करना, मतलब टेक्निकल चीज़ों की डिफरेंस है वहाँ पे, इक्विपमेंट्स का डिफरेंस है, पीसीआर रूम अलग है, या अभी भी सरकारी में दादा आदम जमाने का मैटर घूम रहा है मशीनों में? क्या है मतलब ज़्यादा डिफरेंस? कैमरा अलग है या आज भी वो अपने घिसे पीटे PD 170 पे शूट कर रहे हैं? ऐसा नहीं कह सकते आयुष भाई, क्योंकि चीजें समय के साथ चेंज होती हैं, ठीक है, और चेंज होने में समय लगता है। हाँ, ये है कि प्राइवेट चैनल्स के पास कुछ ज्यादा एडवांस टेक्निक्स हैं, कुछ ज्यादा एडवांस इक्विपमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ताकि वो चीजों को एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं। दूसरी चीज क्या है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर चीजें बहुत इजीली एक्सेस हो जाती हैं। ठीक है, आप एक आदमी को उस चीज के लिए एक्वायर करना चाहेंगे तो आपको 10 लोग खड़े मिलेंगे, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर की जिम्मेदारी ज्यादा अहम हो जाती है। हाँ, क्योंकि सरकार पर भरोसा है, सरकार की जिम्मेदारी तय होती है, सरकार की हर एक चीज के लिए जिम्मेदारी तय होती है। तो सरकार को हर एक चीज को दिखाने के लिए या फिर सरकारी चैनल्स में वो चीज दिखाने के लिए उसके पीछे बहुत सारा रिसर्च होता है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में रिसर्च नहीं होता, रिसर्च होता है, लेकिन आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सरकार की जो इम्पोर्टेंस है, सरकार की जो जवाबदेही है, सरकार की जो जवाबदेही होती है अपनी जनता के प्रति या फिर अपने व्यूअर्स के प्रति सरकारी चैनल्स की, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, मतलब ज्यादा हावी हो जाती है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट चैनल्स। एक सवाल मेरा ये है, मैं इसको यही रोकता हूँ, मैं आपका पॉइंट समझ गया हूँ। क्या दोनों मतलब कि क्या दोनों चैनल्स के टाइप ऑफ चैनल, सरकारी और प्राइवेट, आइडियोलॉजी सेम है कि वो भी डिफरेंट है? देखिए, आइडियोलॉजी की बात हम यहाँ पर कैसे कह सकते हैं कि सबकी अलग है या सबकी सेम है? सरकारी चैनल्स या प्राइवेट चैनल्स, दोनों का काम है खबरें दिखाना, जनता को अवेयर करना। दूसरी चीज ये होती है कि सरकारी चैनल आपको सरकार की नीतियों के बारे में ज्यादा बेहतर जानकारी दे सकता है, ये मेरा मानना है। ठीक है, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ प्राइवेट चैनल वाले चीखते ज्यादा बढ़िया है इसलिए प्राइवेट देखा जाएगा, नहीं है, सरकारी पे चीख नहीं पा रहे हैं। दोनों अपनी जगह बहुत क्योंकि मर्यादा में रहना है। दोनों अपनी जगह बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सरकारी भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लोगों को एंटरटेन भी कर रहा है। और अब तो आप देखिए कि सरकारी चैनल्स के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स में भी इवैल्यूएशन आया है। अब बॉलीवुड के प्रोग्राम्स दिखाए जा रहे हैं, एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स दिखाए जा रहे हैं। हम लोग जब छोटे हुआ करते थे तो हम लोग चित्रहार, रंगोली देखा करते थे। हाँ भाई, याद है, शक्तिमान ये सब चला है, आहट। बिल्कुल। तो जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है, लोगों की मानसिकता चेंज हो रही है, तो सरकारी चैनल्स अपने प्रोग्राम में भी चेंजेस ला रहे हैं। ग्राफिक्स नए इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, स्क्रीन कलर्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। जैसे म्यूजिक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम जैसे हम देखते हैं, इंडियन आइडल है, प्राइवेट चैनल्स पर दिखाया जाता है। तो इस तरह से सरकारी चैनल्स के भी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। मतलब मैं ये मान के चलूं, पुरानी रामायण और आदि पुरुष में जो डिफरेंस है एग्जैक्टली सेम वही डिफरेंस है कि नहीं है? बिल्कुल है, डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस है। आदि पुरुष में थोड़े बहुत फैक्ट्स के यहाँ पर असर देखने को मिला, जिसकी वजह से उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो जाहिर सी बात है। लेकिन रामायण तो ओल्ड इज गोल्ड है। और जो सरकारी चैनल डीडी सक्सेसफुल है, डीडी सक्सेसफुल है, और हर आदमी का सपना है, हर इंसान का सपना है जो जर्नलिज्म में घुसा हुआ है, ये तो जिसने जर्नलिज्म चूज किया है, उसके जिंदगी में एक बार जरूर ख्याल आएगा कि वो दूरदर्शन, प्रसार भारती, आकाशवाणी, इन सभी चैनल्स में एक बार एज एन इंटर्न या तो एज एन एम्प्लॉय काम करने का उनको मौका मिले।
और ये बहुत गौरव की बात है, अगर आपको एक बार भी मौका प्रसार भारती के किसी भी संस्थान में काम करने का मौका मिलता है तो ये आपके लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि देश का सबसे पुराना सबसे विश्वसनीय जो संस्थान है वो प्रसार भारती है, जिसने देश के अंदर बहुत सी क्रांति को पैदा किया और लोगों को अवेयर करने की जो शुरुआत थी वो दूरदर्शन के साथ हुई थी। ठीक है, एक आखिरी सवाल है जी। इतिहास में मैं पहला लड़का हूं जो एक एंकर और रिपोर्टर से इतना बुलवा रहा हूं कि मेरे इशारे पे जवाब दे, तेरे इशारे पे मैं नहीं दूंगा। बिल्कुल भाई। अच्छा, तो रूट क्या है यहाँ पे जाने का? अगर इफ समवन हैज मतलब इफ समवन वांट्स टू बी अ मतलब एंकर, रिपोर्टर और एनीथिंग, मतलब पीसीआर में भी काम कर सकता है। पीसीआर यहाँ पे है प्रोडक्शन कंट्रोल रूम, मतलब पुलिस वाली वैन नहीं, कार नहीं, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम को पीसीआर बोला जाता है। तो इसका तरीका क्या है अंदर जाने का? मतलब कोई जैसे अगर यूपीएससी क्लियर करना है आपको एस्पिरेंट बनना पड़ता है, किसी में भी जाने के लिए हर पेपर क्लियर क्रैक करना पड़ता है, इसके लिए भी ऐसा कुछ है? मतलब रूल रेगुलेशंस कुछ कि इट्स जस्ट अबाउट योर द वे यू स्पीक, द वे यू वियर योर आउटफिट? आप अपनी जिंदगी में कहीं भी पहुंचना चाहते हैं, कहीं भी, सिर्फ एंकर सेक्टर की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। आप अपनी जिंदगी में इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, कोई सा भी सेक्टर अगर आप चूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले 3 बातों को नोट रखना होगा आपको। किसी भी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों, तो आपको जो पूरा प्रोसेस है, पूरा रास्ता है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा, हार्डवर्क। जितना आप हार्डवर्क करेंगे, भले ही वो सेम टाइम पे आपको रिजल्ट नहीं दे, आपको कई बार लगेगा कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो थकना नहीं। पहली बात तो हार्डवर्क करने से कभी घबराना नहीं है, और हार्डवर्क जितना हो सके वो आपको करना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी आपको हार्डवर्क वो पे करेगा। तीसरी चीज क्या है? पेशेंस नहीं आपको खोना है, पेशेंस बना के रखना है। हार्डवर्क के साथ साथ पेशेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बार ये सवाल आता है कि यार मैं रोज 40 किलोमीटर ट्रैवल करता हूं, 40 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद मेरा कुछ हो नहीं रहा है, या मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं कुछ हो नहीं रहा है, थक के हम बैठ जाते हैं, छोड़ देते हैं, कुछ और फील्ड चूज कर लेते हैं। नहीं, अगर आपने ठाना है कि मैंने ये चीज करनी है तो करनी है, और आप उसको हासिल करके ही रहोगे। और अगर आप उस काम में शिद्दत से लग जाएंगे तो डेफिनेटली वो चीज आपको मिलेगी। बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको कहेंगे अरे किस फील्ड में आ गए, छोड़ दीजिए। ऐसे लोग आपको हर फील्ड में मिलेंगे, चाहे वो आप सीए की तैयारी कर लीजिए, चाहे वो डॉक्टर की तैयारी कर लीजिए, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर लीजिए, चाहे आप जर्नलिज्म में आ जाइए। आपको हर लोग डीमोटिवेट करने के लिए मिलेंगे। वो आपके सेक्टर में भी होंगे, आपके आसपास भी होंगे, आपके फैमिली में भी होंगे, आपके फ्रेंड में भी होंगे, जो हमेशा आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे कि अरे किस सेक्टर में आ गए हो, छोड़ो, कुछ और ट्राई कर लो, कहीं बिजनेस कर लो, कहीं कुछ और जॉब कर लो, इसमें इतना पैसा नहीं है, इसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है। लेकिन अगर आपने अपना एम सेट कर रखा है तो कोई शॉर्टकट नहीं है। हार्डवर्क हमेशा आपको रखना है, पेशेंस बना के रखना है, और आप कोई भी गोल आपके जीवन में है, अगर इन 3 चीजों को आप फॉलो करते हैं तो उसको अचीव ही करेंगे, और डेफिनेटली वो चीज रिजल्ट आउट करेंगी। मैंने अपने करियर की शुरुआत जर्नलिज्म से नहीं करने की इच्छा थी। मैं इंजीनियर बनना चाहता था, मेरे फादर इंजीनियर मुझे बनाना चाहते थे। मैंने +2 के साथ साथ जेई एडवांस की तैयारी करी। उस टाइम पे आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए जेई की प्रिपरेशन होती थी, और आज भी होती है। मेरा एक फ्रेंड था, हम दोनों ने जेई में एडमिशन लिया। फिटजी इंस्टीट्यूट है पंजाबी बाग के अंदर, वहाँ हम जाते थे, अपना स्कूल खत्म करने के बाद अपनी तैयारी करते थे। जेई का एंट्रेंस हुआ, +2 का रिजल्ट आया। जेई के एंट्रेंस में हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए और सिलेक्शन नहीं हुआ हमारा। कुछ चीज़ें इस तरह से बनी कि सिलेक्शन नहीं हो पाया, और उतने अच्छा स्कोर में नहीं कर पाया, तो जेई में सिलेक्शन नहीं हुआ। मायूस होकर मैं बैठ गया, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसके बाद फिर मेरे एक फ्रेंड थे, उन फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम बहुत अच्छा बोलते हो, क्योंकि मेरे पास बोलने की जो शैली थी शुरू से मैं बहुत अच्छा बोलता था, मुझे ऐसा लगता है, और फ्रेंड्स मेरे ये मानते थे कि तू बहुत अच्छा बोलता है, जर्नलिज्म में ट्राई कर ले। तो मैंने आईपीयू का एंट्रेंस एग्जाम भरा, मेरा आईपीयू का एंट्रेंस क्लियर हुआ जर्नलिज्म के लिए, मुझे कॉलेज असाइन किया गया। मैंने अपना कॉलेज ज्वाइन किया, बीजीएमसी में एडमिशन लिया, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया, अपना पूरा ग्रेजुएशन का कोर्स किया। ग्रेजुएशन के दौरान ही मुझे कॉलेज में मौका मिला। हाँ, हमारे साथ हमारे भाई भी थे, हमारे सीनियर थे उसी कॉलेज में और आज भी हमारे साथ बैठे हमारे सीनियर ही हैं। लेकिन मैंने कभी इनको कुछ गाइड नहीं किया है कि आप इस रास्ते चलें, या आपका अपना खुद का रास्ता है, आप फॉलो करें। तो आयुष भाई, हुआ ऐसा कि कॉलेज में एक दिन मुझे डिबेट के लिए ऑफर हुआ कि डिबेट होगी हमारे कॉलेज लेवल पर, तो आप क्या पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में शुरू से ही, और पॉलिटिक्स पे डिबेट थी, मैंने पार्टिसिपेट किया। कोइंसिडेंटली मेरी तैयारी अच्छी थी, मैंने डिबेट में अच्छा परफॉर्म किया। और एक सीनियर थे हमारे, रघुवंशी, शुभम रघुवंशी, आपको याद होगा तो
तो उनके साथ वो डिबेट थी उनके साथ वो डिबेट थी। फाइनली जो मैं अपोजिशन में था, तो मैंने अपोजिशन में फर्स्ट प्राइज जीता। मेरा कॉन्फिडेंस उस दिन से बिल्डअप हुआ कि शायद मैं पब्लिक स्पीकिंग कर सकता हूँ, स्टेज पर जाके अपनी बातें रख सकता हूँ। फिर उस दिन से सिलसिला शुरू हुआ और उस दिन एक कीड़ा जगा कि अब हमें टीवी पर जाकर एंकरिंग करनी और अपनी जो बातें हैं, जो अपना व्यू पॉइंट है, अपने जो सवाल हैं, वो टीवी पर जाकर लोगों से पूछने हैं, जनता से पूछने हैं और राजनेताओं से पूछने हैं, सरकार से पूछने हैं। उसके बाद जीत का सिलसिला लगातार जारी रहा। स्कूल कह रहा हूँ, कॉलेज के अंदर कई डिबेट्स हैं जिसमें मैंने फर्स्ट प्राइज जीता। लगभग 3 साल जब हमारा ग्रेजुएशन का कोर्स था, 3 साल में फर्स्ट आता रहा। और कॉलेज की मैगजीन्स में, डिफरेंट मैगजीन में मुझे कॉलम भी मेरे लिए लिखे गए कि मैं इस कॉलेज से अपने कॉलेज को प्रेजेंट कर रहा हूँ। अपने कॉलेज को मैंने एमिटी यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट किया, जोनल लेवल पर प्रेजेंट किया, तो कई जगह डिबेट करने का मौका मिला। उसके बाद डिबेट करने से मेरा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हुआ, नई चीज़ें सीखने को मिली, बोलने का तरीका एनहेंस हुआ। इंटर्नशिप लगी, डायरेक्ट एंकर नहीं बन गया मैं, इंटर्नशिप लगी, इंटर्नशिप करी, प्रोडक्शन में इंटर्नशिप करी, प्रोडक्शन के बाद उसमें मैं पेड हुआ। वहाँ पेड होने के बाद फिर मैंने असाइनमेंट पे काम किया, मैं जी मीडिया के साथ असाइनमेंट पे काम किया। उसके बाद मैंने इंडियन न्यूज़ के साथ आउटपुट पे काम किया, और इंडियन न्यूज़ में आउटपुट के साथ काम करते करते मैंने पीसीआर पे काम किया। तो कुल मिला के न्यूज़ चैनल के अंदर जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, ग्राफिक्स को छोड़कर, एडिटिंग, पीसीआर, आउटपुट, इनपुट, इन सभी जगह पर काम किया मैंने। और ये मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट रहा कि इन सभी डिपार्टमेंट्स में काम करने से मुझे ये चीज़ सीखने को मिली कि काम कैसे होता है, और उस काम की बारीकियों को जानने का मौका मिला, जिसकी वजह से स्क्रीन पर मेरा परफॉर्मेंस और बेहतर हो सका। सारी बातें ठीक है, सारी बातें ठीक है। यहाँ जहाँ से शुरुआत करी यहाँ तक आप आए। हम ये बोलते हैं कि एक एंकर और एक रिपोर्टर को कभी इमोशनल नहीं होना चाहिए। ये सिखाया जाता है जर्नलिज्म में, जो हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है। आप परस्यू कर रहे हैं, हम वहाँ से हट चुके हैं, कुछ हम और करते हैं जी। कभी उसको इमोशनल नहीं होना है, कभी उसको बायस नहीं होना है, कभी उसको रिलीजियस नहीं होना है वहाँ पे। लेकिन क्या आप अपने इस सफ़र में भगवान को मानते आए हो? जी बिल्कुल। मतलब ये थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है, बट स्टिल आई एम आस्किंग। जरूरी भी है ये सिलेबस, मतलब सुपर पावर को बिल्कुल। आयुष भाई देखिए, आपके यहाँ आने से पहले भी, जैसे मैं यहाँ पर मैं पहले घर पहुंचा, घर से डायरेक्ट मैं आपके यहाँ आया। आपके यहाँ आने से पहले मैं राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी गया हुआ था। अरे वाह। तो मैं बालाजी के दर्शन करने की कोशिश रहती है कि जब भी मेरे को मौका मिलता है मैं उनके दरबार जाता हूँ, क्योंकि सिर्फ मैं नहीं, मेरा ये मानना है कि ये धरती, ये हवा, ये पानी, ये पंछी, ये जो कुछ भी चल रहा है, ये सिर्फ परवरदिगार की वजह से है, ये सिर्फ उनकी वजह से है। और उनके बिना इस धरती पर पत्ता भी नहीं हिल सकता है। आज हम बैठ के बातें भी कर रहे हैं तो ये उनकी मर्जी है। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कह रहा हूं, ये वो कहलवा रहे हैं। या आप मुझसे जो सवाल पूछ रहे हैं, ये आप नहीं पूछ रहे, ये वो कहलवा रहे हैं। तो नो डाउट इसमें कोई किंतु परंतु नहीं आयुष भाई, कि हमारे परमात्मा है, वो हम सब पर, मैं यही प्रार्थना करूंगा परमात्मा से, हम सभी पर, हमारे व्यूअर्स पर, आप पर, मुझ पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। और जितना हो सके अपने भगवान को, जिसको आप मानते हैं, उनसे आप प्रार्थना कीजिए कि आपका जीवन बेहतर हो सके। और ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें आयुष भाई मेरी लाइफ में, जिनको मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं कैमरे पे बता नहीं सकता हूँ। तो वो चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती है। और डेली लाइफ में एग्जाम्पल मैंने देखे हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई मेरी लाइफ में जो चेंजेस आए। कई बार तो ऐसा हुआ है कि रोड पर चलते चलते मैं घर से निकला हूँ ऑफिस के लिए, रास्ते में मैंने वो चीज़ सोची है और ऑफिस पहुंचते पहुंचते वो चीज़ें हो गई हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था वो कि एक मैं तरीके की मैनिफेस्टेशन करी है क्या? मतलब मैनिफेस्टेशन सोच लिया हो पहले ही कि ऐसा होगा होगा होगा, और वो एट द एंड हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। अब कहीं ना कहीं इसमें जो कुछ लोग हैं वो भी कहेंगे कि अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई बार ड्राइव करते हुए, कई बार बाइक चलाते हुए, बहुत बार मैं ऐसे से एक्सीडेंट से बचा हूँ जिससे बचना शायद नामुमकिन हो, लेकिन उनका नाम ऐसा लेते है, रहेंगे तो सब कुछ मुमकिन। एक सवाल ये है मेरा सबसे मोस्ट एंड लास्ट, मैं इतनी देर से लास्ट करके चौथे पे आ चुका हूँ। जैसा एक रिपोर्टर और एंकर करता रहता है, सेम मैं भी वही आज कर रहा हूँ। एक चीज़ ये जाननी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ ऑडियंस, और जो बडिंग इस टाइम बनना चाहते हैं, इमर्जिंग रिपोर्टर एंकर, बीजेएमसी के स्टूडेंट्स या XYZ के स्टूडेंट्स, आप अपनी इस लाइफ को एक सेंटेंस में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो टिल डेट?
पहले तो मैं वही चीज़ रिपीट करूंगा कि आपको हार्ड वर्क रखना है, पेशेंस नहीं लूज करना है और लगातार काम करते रहना है, अपने गोल को लेकर फोकस रहना है, किसी की बातों में नहीं आना है। और एक सेंटेंस की बात की जाए तो उसको मैं ऐसे डिस्क्राइब करूंगा, मंजिलों को क्या पता रास्तों ने क्या क्या खोया है। मतलब उस मंजिल पे पहुंचने के लिए उस रास्ते पे आपको क्या क्या फेस करना पड़ा है, सैक्रिफाइसेस हुए हैं, क्या क्या सेक्रीफाइस करने पड़े हैं, कितना आपको उतार चढ़ाव देखना पड़ा है, वो शायद आपसे बेहतर या आपने जिस चीज़ को अचीव किया है उससे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो नेवर गिव अप, अपने गोल को लेकर हमेशा डटे रहो, मेहनत करते रहो। एक दिन ज़रूर आप उस सब चीज़ों को अचीव करेंगे जिन चीज़ों के लिए आपने सपने देखे हैं, जिन चीज़ों के लिए आपने सेक्रीफाइस की है, उन चीज़ों के लिए जो आपने मेहनत करी है वो ज़रूर एक दिन कामयाब होगी। मैं अपनी ऑडियंस से एक चीज यही कहना चाहूंगा, अब ये पॉडकास्ट हो रहा है खत्म, कृपया करके न्यूज को देखिए, भगवान भरोसे मत छोड़िए, क्योंकि अपना दिमाग आप लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। कोई भी चीज गलत नहीं है और कोई भी चीज सही नहीं है, ये हमारा सिर्फ नजरिया है और ये लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूज को दिखाते हैं। उसको लेना और ना लेना हमारे दिमाग की अपनी खुद से खुद की लड़ाई है। तो फिलहाल करते हैं अब इस पॉडकास्ट को यहीं पे समाप्त। अब आपसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, 500 सब्सक्राइबर्स होने पे मेरे पास अभी तक जितने भी डिफरेंट स्पॉन्सर्ड कंपनीज के प्रोडक्ट होंगे वो मैं गिव अवे करूंगा और आप लोगों तक आएंगे। और ये सच्चाई कह रहा हूं, ये आप लोगों तक पहुंचेंगे। कृपया सब्सक्राइब बटन दबाओ, लाइक बटन दबाओ, शेयर करो, मुझे मतलब नहीं है, प्लीज करो। लेकिन टिल देन बाय बाय। तब तक के लिए आपका प्रोडक्ट हमारे पास एज अ गिफ्ट है जो स्पॉन्सर किया गया है एल्डोना की तरफ से। थैंक यू आयुष भाई, इतना ऑनर देने के लिए एंड मुझे इनवाइट करने के लिए। दे दीजिए वहां पे इनका। थैंक यू आयुष भाई। मैं यहां से दिखा देता हूँ, दिस इज द प्रोडक्ट, एंड एक बार आप वहां से दिखाओ। दिस इज द प्रोडक्ट, और काफी अच्छी क्वालिटी का ये एल्डोना का जो बैग है, ये मैकबुक स्लीव है, बट ये आपके हाथ में तभी होगा जब आप एक बार न्यूज स्टाइल में लोगों को बोलेंगे कि ये चैनल सब्सक्राइब करो। बिल्कुल बिल्कुल, आपके लिए इतना तो बनता ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन तमाशा और आप सभी से अनुरोध है कि आप जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे आयुष भाई के चैनल को, इंडियन तमाशा को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और इसी तरह के तमाम इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए देखते रहिए इंडियन तमाशा। नमस्कार।